हेलो नमस्ते। मैं पढ़ाने जा रही हूँ आज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इससे पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो रदरफोर्ड है उन्होंने बताया था कि जो भी क्या कहते हैं एटम है उसमें जो भी न्यूक्लियस है यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा किस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने बताई थी कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, एक तरह से आप कह सकते हो। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं एक सर्कुलर पाथ में। अब यहाँ पर जो है ऑब्जेक्शन क्या आया था कि जो अगर इलेक्ट्रॉन है अगर वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहेंगे एक सर्कुलर पाथ में तो ड्यू टू एसिलरेशन यानी एसिलरेशन की वजह से क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी रेडिएट करेंगे। एनर्जी रेडिएट करने की वजह से क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आकर के न्यूक्लियस के साथ में कोलैप्स कर जाएंगे यानी कि न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो उसकी वजह से जो एटम है वो एटम अनस्टेबल हो जाएगा और अगर एटम अनस्टेबल होगा तो इसका मतलब है कि जो पूरा का पूरा मैटर है वो भी अनस्टेबल होगा। यानी जैसे यानी यहाँ पर क्या है, ये न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि एटम में वो इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते 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 ऐसे यहाँ पर आके कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस के साथ में और जो एटम है वो अनस्टेबल होगा। इस अगर थ्योरी को देखा जाए तो, क्योंकि उन्होंने बताया था कि सर्कुलर मोशन में चक्कर लगाते रहते हैं और वो मैंने बताया था जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पर भी और डायरेक्शन पर भी। तो मान लो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी जब इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा, ये हमने पढ़ा था। और उसकी वजह से क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा और उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रेडिएट करेगा और जब वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो कुछ टाइम के बाद में उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। ओके। और वो आकर किसके साथ में, न्यूक्लियस के साथ में कोलैप्स कर जाएगा। तो अब इस चीज को जो है फिर उन्होंने बताया था कि जो एटम है वो इस तरह से होता है यानी कि न्यूक्लियस जैसे कि सोलर सिस्टम है तो सोलर सिस्टम में क्या होता है, जो सन है उसके चारों तरफ जो भी प्लेनेट है वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो वैसे ही उन्होंने बता दिया था, मतलब उन्होंने ऐसा इमेजिन किया था रदरफोर्ड ने कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह से चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। तो अब इस थ्योरी का जो ऑब्जेक्शन है उसे क्लियर किसने किया था, उसको क्लियर किया था बोहर ने। यानी बोहर ने जो रदरफोर्ड के मॉडल को गलत नहीं माना लेकिन उनका जो ऑब्जेक्शन था, उनके जो मॉडल पे ऑब्जेक्शन था उसको हटाने के लिए बोहर ने अपना एक नया मॉडल दिया जिसको बोलते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ओके। तो इसमें क्या होता है, यानी कि अगर हम बोहर के एटॉमिक मॉडल की बात करें यानी उसके मॉडल में क्या होता है, उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्यों नहीं आकर यहाँ पर गिरता है, ऐसा क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ये एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में चक्कर लगाता रहता है यानी रिवॉल्व करता रहता है। ये मैं और अच्छे से समझाऊंगी अभी एक बार। यानी जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है ये एक एनर्जी लेवल के अंदर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। अगर मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लो यानी इस एनर्जी लेवल में एक और इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया तो ये इस वाले एनर्जी लेवल में चक्कर लगा रहा है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में चक्कर लगा रहे हैं यानी सेपरेट एनर्जी लेवल में, जिसकी जो एनर्जी है यानी कि इस पूरे एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो क्या है, एक तरह से कांस्टेंट यानी एक ही एनर्जी है। यानी इसकी एनर्जी जो है पूरे के पूरे एनर्जी लेवल या फिर जिसको बोलते हैं ऑर्बिट या फिर इसको बोलते हैं शेल, जो इसकी एनर्जी है वो पूरे सेम होगी। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो भी इस एनर्जी लेवल की एनर्जी से मैच करेगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी वाले ऑर्बिट में या फिर इसी वाले शेल में चक्कर लगाते रहेंगे।
ऐसे ही अगर हम इस वाले एनर्जी लेवल की बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसके साथ मैच कर रही है, इस वाले एनर्जी लेवल की एनर्जी के साथ में मैच कर रही है। यानी इस वाले एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो पूरी इस ऑर्बिट में क्या है, कांस्टेंट है, एनर्जी लेवल में कांस्टेंट है, एक जैसी है। यानी कि एक जैसी होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसी एनर्जी लेवल में चक्कर लगाता रहेगा जब तक कि उसे और एनर्जी ना मिल जाए या फिर उसकी एनर्जी लूज ना हो जाए। तो जब तक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इससे मैच करती रहेगी ये इसी एनर्जी लेवल में घूमता रहेगा। ठीक है, तो जब ये इस एनर्जी लेवल में घूमता रहेगा तो एनर्जी जो है रेडिएट नहीं होगी, यानी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो एनर्जी लेवल में से मैच कर रही है तो क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यानी एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है ड्यू टू एक्सीलरेशन। तो इस वजह से क्या होगा, जो एटम हो जाता है वो स्टेबल हो जाता है। ये किसने बताया, ये बताया बोहर ने। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। उसकी वजह से क्या होता है, वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। जब एनर्जी रेडिएट नहीं होगी तो जो एटम है वो ऑब्वियसली स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे तो एटम स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो दो पोस्टुलेट दिए बोहर ने, नील बोहर ने। क्या पोस्टुलेट दिए, यानी ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट, जिनको बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। यानी इनसाइड द एटम क्या होते हैं, क्योंकि मतलब सर्टेन जो ऑर्बिट्स हैं यहाँ पर उसमें ही जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, और ये जो एनर्जी लेवल है यानी कि इसकी एनर्जी अलग होगी, इस वाले की अलग होगी, इससे जो नेक्स्ट होगा उसकी एनर्जी अलग होगी। ओके, और दूसरा क्या बताया था कि वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। यानी जब ये रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में पर्टिकुलर जिसमें वो है डिस्क्रीट ऑर्बिट में, तो वो क्या नहीं करते हैं, एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो अपने ही एनर्जी वाले ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, दो चीज इन्होंने बताई, एक तो पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और जो ऑर्बिट हैं यानी उनको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट बोलते हैं। और ये चक्कर लगाते हुए क्या नहीं करते हैं, एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। ठीक है, जिस ऑर्बिट में ये घूमते रहते हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अभी और मैं क्लियरली समझा देती हूं इसको। अब जैसे यहाँ पर मैं बता देती हूँ डायग्रामेटिकली कि कैसे ये रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि मान लो ये क्या है हमारे पास में, ये है हमारे पास में न्यूक्लियस, तो ये हो गया न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है ये आपको पता है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, ये एनर्जी लेवल हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हैं, या फिर इसको बोल देते हैं ऑर्बिट्स हैं। यानी ये सारे क्या हैं, ये इनको हम बोल सकते हैं ऑर्बिट्स, या फिर इसको शेल भी बोलते हैं, शेल यानी शेल है। इसके अलावा इनको क्या बोलते हैं, और एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, ये इसी का नाम है। एनर्जी लेवल क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि जो एनर्जी है यानी कि इस वाले एनर्जी, इस वाले ऑर्बिट की अलग होगी, इस वाले ऑर्बिट की अलग होगी, इस वाले ऑर्बिट की अलग होगी, और इस वाले ऑर्बिट की अलग होगी। यानी अगर हम एनर्जी की बात करें तो इस वाले ऑर्बिट की यानी मान लेते हैं हम एनर्जी E1 है, इस वाले की E2 है, इस वाले की E3 है, इस वाले की E4 है। यानी ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल हैं जिनकी हमने एनर्जी ये ले ली है। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो E1 यानी कि इस वाले की एनर्जी सबसे कम होगी, यानी जो न्यूक्लियस के पास है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। फिर जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, यानी कि ये देखो यहाँ पर E3 की और ज्यादा होगी और E4 की सबसे ज्यादा होगी। तो ये एनर्जी लेवल का क्या है, एनर्जी ऑर्डर है, एक तरह से कह सकते हैं। यानी एनर्जी कैसे इंक्रीज कर रही है, जो न्यूक्लियस के पास एनर्जी लेवल है यानी ऑर्बिट है एक तरह से बोल सकते हो, तो उसकी एनर्जी सबसे कम है, उससे और बाहर वाले की और ज्यादा है, उससे और बाहर जाओगे उसकी और ज्यादा है,
और उससे और बाहर वाले की और ज्यादा है। यानी कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या कर रही है, जो भी ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है। अब ये जो ऑर्बिट्स हैं मैंने बताया, इनको क्या बोल सकते हैं, शेल भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं और एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। अब ये जो एनर्जी लेवल है, सपोज करो मैं इनको नंबरिंग दे देती हूँ कि ये वाला जो हमारा एनर्जी लेवल है ये हो गया फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये हो गया हमारा सेकंड, और ये हो गया हमारा थर्ड, और ये हो गया हमारा फोर्थ। ऐसे ही चलता रहेगा। यानी जो न्यूक्लियस के पास वाला है इसको पहला एनर्जी लेवल, जो दूसरा है उसको सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। और इसके अलावा इन एनर्जी लेवल्स को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके अलावा इसको KLMNO इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसको K से भी लिख सकते हैं, यानी K भी, जो सेकंड वाला है इसको L, जो थर्ड वाला है उसको M, जो फोर्थ वाला है उसको O। यानी जो एनर्जी लेवल है उनको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए लेते हैं K, सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए लेते हैं L, थर्ड एनर्जी लेवल के लिए लेते हैं M, और फोर्थ एनर्जी लेवल के लिए लेते हैं O। तो यहां पर ये चीज याद रखनी, यानी कि ये फर्स्ट जो न्यूक्लियस के पास होगा उसको फर्स्ट एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। यानी n की वैल्यू इस तरह से 1, n की वैल्यू 2, इस तरह से क्या होगा, ये एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। और अगर KLMNMO ऐसे दिया हुआ हो तो इस तरह से भी समझ जाना, ये n होगा, KLMN। ओके, तो इसको इस तरह से जो है समझ जाना कि जो एनर्जी लेवल है वो किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर K है तो इसका मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा, L है तो इसका मतलब सेकंड होगा, M है तो थर्ड होगा, और फोर्थ है तो N है तो फोर्थ एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। अब एक चीज और कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मैंने बताया था कि अपने एक पर्टिकुलर जो एनर्जी लेवल है उसमें ही रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो ये इस वाले एनर्जी लेवल में ही रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो इस वाले एनर्जी लेवल से मैच कर रही है पहले वाले से। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन मैंने इस वाले एनर्जी लेवल में ले लिया, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है इस वाले जो भी ऑर्बिट की एनर्जी से मैच कर रही है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि इसकी एनर्जी मैच कर रही है। और एक चीज याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी लेवल में ही होंगे, वो एनर्जी लेवल के बीच में नहीं मिलेंगे। यानी अगर मैं कह दूं कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व कर रहा है तो ये यहां पर नहीं करेगा। ये कहां पर रिवॉल्व करेगा, एनर्जी लेवल के अंदर ही रिवॉल्व करेगा। यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है, यानी घूम रहा है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले एनर्जी लेवल में घूम रहा है। आप ये नहीं कर सकते कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहां पर ये बीच में डाल दो एनर्जी लेवल के। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एनर्जी लेवल में ही रिवॉल्व करता है, अपने एनर्जी लेवल में ही चक्कर लगाता रहता है। अब मान लो कोई और इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने ही एनर्जी लेवल में, क्योंकि इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है, इस वाले एनर्जी लेवल की एनर्जी इस वाले से ज्यादा है, तो ये अपनी वाली एनर्जी लेवल में ही रिवॉल्व करेगा। इतना क्लियर होना चाहिए। और एक चीज है कि जैसे इसमें सेंटर में नहीं आएगा, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो, अब ऐसा नहीं है कि ये अपने में ही एनर्जी लेवल में घूमते रहेंगे। मान लो कि कभी ऐसा हो कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, और इसको इस वाले इलेक्ट्रॉन को ले लो या फिर इस वाले इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, कहीं से जो एनर्जी है वो मिल जाए। मान लो इसको एनर्जी मिल गई कहीं से, और तो इसने क्या किया, अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई तो इसने इससे एनर्जी ले ली। अब एनर्जी ले ली तो ये एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड होने के बाद में ये क्या कहां चला जाएगा, ये जा सकता है, ये मैं पॉसिबिलिटी बता रही हूं कि अगर इसको एनर्जी मिल जाए तो ये एक्साइट होके इस वाले एनर्जी लेवल में भी जा सकता है। अगर इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो एक्साइट होकर इस वाले एनर्जी लेवल में चला जाए तो वो जा सकता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इस वाले एनर्जी लेवल से कम वाले में भी आ सकता है। वो कैसे आ सकता है, अगर वो एनर्जी को लूज कर दे, तो वो तो बात की बात हो गई। ये मैं बता रही हूं कि ऐसा नहीं है कि वो जा नहीं सकता है, जा सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर यानी कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में
रिवॉल्व करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, और जब वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं तो वो रिवॉल्व करते रहेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, जो एटम होता है वो स्टेबल होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो जो आज की क्लास है उसमें जो है बोर मॉडल के बारे में इतना ही बताया हुआ है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा आप 11th में पढ़ोगे आगे की क्लास में, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही ध्यान रखिए कि जो बोर मॉडल है उसमें क्या होता है, जो ये वाले पोस्टुलेट्स हैं बोहर के जो उसने बताए हैं अपने मॉडल में, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट यानी कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की ओर। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, यानी जो न्यूट्रॉन है वो अराउंड 1932 तक जो है डिस्कवर कर लिया गया था। उससे पहले हमें पता था कि एटम में इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। फिर ये एक और पार्टिकल कहाँ से आया, यानी कि दो सब एटॉमिक पार्टिकल तो होते हैं एटम में, यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बट एक और पार्टिकल कैसे आ गया। तो हुआ क्या था, जब साइंटिस्ट ने क्या करके देखा कि एक जगह तो उन्होंने क्या लिया, हाइड्रोजन को लिया। जैसे सपोज करो हमने वेट किया एटॉमिक मास का, ठीक है, और जब हमने वेट किया तो एक जगह तो हमने क्या लिया, हाइड्रोजन को लिया, और एक जगह से हमने क्या लिया, हीलियम को लिया। तो क्योंकि जो हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो इन्होंने क्या देखा कि जब इन्होंने यानी कि 1 हाइड्रोजन को, 1 नहीं ले रहे हम, 2 हाइड्रोजन ले रहे हैं, 2 एटॉमिक नंबर वाला, जब 2 हाइड्रोजन को एक हीलियम को रख के वेट करके देखा, तो उन्होंने क्या पाया कि जो वेइंग मशीन है, एक तरह से कह सकते हो, यानी कि जो वेट आ रहा है, यानी इसका हीलियम का, वो क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। यानी कि ये जो मशीन है, मशीन पे तो हम नहीं कर सकते हैं वेट, बट मैं बता रही हूँ समझाने के लिए कि जो वेट है, यानी इस तरह से हीलियम का हाइड्रोजन से ज्यादा आ रहा है। अब उन्हें हुआ कंफ्यूजन कि ऐसा क्यों हो रहा है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 1 है, सॉरी 2 है, और इसका एटॉमिक नंबर 1 और 1 यानी 2 हमने इसके एटम ले लिया और एक हीलियम का ले लिया, तो वेट इक्वल आना चाहिए, बट ऐसा क्यों आ रहा है, यानी कि इसका जो मास है हीलियम का वो हाइड्रोजन से ज्यादा कैसे आ रहा है। फिर मान लो उन्होंने क्या किया, एक हाइड्रोजन और रख दिया, तब भी ऐसे ही हो रहा था, तब भी हीलियम का मास क्या आ रहा था, हाइड्रोजन के मास से ज्यादा आ रहा था। अब उन्होंने क्या किया, जब 4 हाइड्रोजन देखे यहां पर, यानी ऐसे इस तरह से, यानी 1 2 3 4, यहाँ 4 हाइड्रोजन ले लिए और यहाँ क्या ले लिया, एक हीलियम ले लिया। अब क्या हुआ, जो हीलियम का मास है वो हाइड्रोजन के मास के इक्वल आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो हीलियम है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो 1 1 1 1 यानी 4 हो गया, यानी कि अब क्या हो गया, इक्वल आ गया। अब क्या है, यानी इसका मतलब है कि यानी कुछ ना कुछ तो उसमें ऐसा है जो हाइड्रोजन में नहीं है और हीलियम में है, यानी कोई ना कोई ऐसी चीज तो है जो हाइड्रोजन में नहीं है और हीलियम में है, जिसकी वजह से जो मास है हीलियम का इतना ज्यादा आ रहा है। तो ऐसा क्या चीज है, तो आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, यानी हाइड्रोजन में क्या नहीं होता है, नो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं हाइड्रोजन में, ठीक है, और हीलियम में तो होते हैं। तो हाइड्रोजन में क्या नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, लेकिन वहां पर डिस्कवरी नहीं हुई थी तब न्यूट्रॉन की। तो जो ये चैडविक है, जो चैडविक हैं उन्होंने जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की 1932 में, यानी इन्होंने एक अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया जिसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन। और जो न्यूट्रॉन है उसका कोई चार्ज नहीं होता, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि न्यूट्रल होता है, और जो उसका मास होता है वो इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। तो इसकी जो डिस्कवरी है वो आपकी क्लास में नहीं दी हुई है, बस थोड़ा सा जनरली बताया हुआ है यही कि जो न्यूट्रॉन है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और जो उसका मास होता है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। दूसरा ये भी बताया है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक बार थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो कैसे हुई, थोड़ा सा सेटअप एक जनरल वे में बता दे रही हूँ मैं। उन्होंने क्या किया, एक सोर्स ली,
अल्फा पार्टिकल की, जैसे पोलोनियम वगैरह से रिलेटेड सोर्स ली अल्फा पार्टिकल की, उससे क्या किए अल्फा पार्टिकल उन्होंने फॉल कराए बेरिलियम की शीट पर, यानी एक बेरिलियम की शीट ली, उस पर उन्होंने क्या फॉल कराए अल्फा पार्टिकल। अब इसके सामने यानी कि शीट के सामने उन्होंने रख दिया डिटेक्टर, जो डिटेक्टर फाइंड आउट कर सकता था कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज हैं। लेकिन जब उन्होंने डिटेक्टर रखा इसके सामने तो हुआ क्या, इसने कोई रीडिंग शो नहीं की, ना ही पॉजिटिव चार्ज की और ना ही नेगेटिव चार्ज की। तो अब उन्हें ये मतलब लगा कि यानी कि जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं बेरिलियम की शीट से वो क्या है, वो उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि डिटेक्टर डिटेक्ट कर ही नहीं पा रहा है उस चार्ज को। अब उन्होंने क्या किया, यहां पर डिटेक्टर की जगह पर पहले ये फाइंड आउट करने के लिए कि आखिर कौन से पार्टिकल निकल रहे हैं, यहां पर रख दी पैराफीन। पैराफीन वैक्स होती है ये, और इसमें जो है क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, अभी इतना ही समझो। यानी इसमें जो प्रोटॉन है वो ज्यादा होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे यहाँ पर ज्यादा होते हैं इस शीट में, यानी पैराफीन में। तो एक तरह से क्या है, यहाँ पे जो कंटेंट है किसका, ऑफ प्रोटॉन, वो ज्यादा है इस शीट में। तो अब इन्होंने क्या किया, यहां पर रख दी एक शीट, और किसके सामने, जो बेरिलियम की शीट से अल्फा पार्टिकल्स में, अल्फा पार्टिकल तो हमने डाले हुए थे शीट पर, अब यहां से जो रेडिएशन निकल रही हैं, जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, वो पार्टिकल्स कहां गिरे, इस पैराफिन वैक्स की शीट पर, यानी इस वाले उस पर। तो इस पर जैसे ही ये पार्टिकल गिरे तो उन्होंने अब यहां पर क्या रख दिया, डिटेक्टर को कहां रख दिया डिटेक्ट करने के लिए, यहां पर रख दिया, ये क्या रख दिया, डिटेक्टर। ठीक है, अब जैसे ही इस शीट पर ये लगे जाकर जो भी रेज निकली थी, यानी न्यूट्रॉन, ये क्या थे, न्यूट्रॉन थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहां पर जो भी हाइड्रोजन थे यानी कि प्रोटॉन थे, वो प्रोटॉन क्या हो गए, बाहर निकल गए यहां से शीट से, यानी पैराफिन के उससे क्या निकले यहां पर, प्रोटॉन। और प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। तो अब क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं तो ऑब्वियसली डिटेक्टर इसको पॉजिटिव चार्ज को डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां डिटेक्ट हो जाएगा, डिटेक्टर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पार्टिकल्स है इन पर तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही ये पार्टिकल्स यहां पर पड़े पैराफिन पर, तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि प्रोटॉन निकल गए बाहर। इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो हैवी तो हैं, यानी उनका जो होगा वो मास होगा कुछ ना कुछ, यानी इतना मास तो होना चाहिए कि वो एटलीस्ट प्रोटॉन के बराबर। इसी की वजह से तो वो क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन को बाहर निकाल दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसका जो मास है, यानी कि जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं है, उनका मास कहीं ना कहीं इक्वल होगा प्रोटॉन के मास से। इसी वजह से वो क्या कर पा रहे हैं, प्रोटॉन को धक्का दे पा रहे हैं। यानी मान लो यहां पर मेरे हाथ में यहां पर प्रोटॉन है और यहां पर ये है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन जब इसको धक्का दे रहे हैं, यहां से मान लो उसने कुछ निकाला होगा, यहां पर आके स्ट्राइक किया और यहां से पार्टिकल निकला दूसरा, तो यहां पर जो स्ट्राइक किया ये था क्या, न्यूट्रॉन, ठीक है, जिस पर कोई चार्ज नहीं था, और वहां से क्या निकला, प्रोटॉन जिस पर चार्ज था। तो यहां से स्पेस हटाने के लिए जरूरी है, यानी यहां से तभी तो प्रोटॉन को निकाल पाएगा ना, जब उसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो, उसके अंदर इतनी पावर हो, तभी तो वो उसको निकाल पाएगा। यानी मान लो जैसे यहां पर कोई एक मोटा इंसान खड़ा हुआ है जिसके अंदर 80 किलो वजन है, अब आप किसी छोटे बच्चे से कहने लगो जिसके अंदर 20 किलो वजन है कि इसको इसके जगह से हटा दो, तो क्या वो हटा पाएगा। अगर आप किसी छोटे बच्चे से यानी 20 किलो के बच्चे से कहोगे कि 80 किलो के या फिर 100 किलो के इंसान को हटा दो इस जगह पर खड़े हुए को, तो क्या वो धक्का देकर उसको हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा। ठीक है, पर वहीं पर आप मान लो 80 किलो का इंसान खड़ा हुआ है और एक 80 किलो का इंसान आ गया उसी के पास में या फिर उससे ज्यादा का, तो वो तो उसको आराम से फिर भी हटा देगा, यानी आराम से भी नहीं लेकिन हटा देगा, और वो हटा रहा है यानी कि उसका जो वजन है यानी उसकी जो कैपेसिटी है वो उसके इक्वल ही है। तो वही चीज यहां पर भी हो रही है
कि उन्होंने देखा कि जो न्यूट्रॉन है यानी कि जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं वो क्या कर पा रहे हैं, प्रोटॉन को धक्का दे पा रहे हैं यहाँ से पैराफिन में से, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, जो प्रोटॉन आके यहाँ पर यानी पॉजिटिव चार्ज डिटेक्टर पे डिटेक्ट हो जा रहा है। इसका मतलब इनका जो मास होगा वो कहीं ना कहीं इक्वल होगा किसके, प्रोटॉन के मास के। तो इसी वजह से कह सकते हैं कि इससे क्या डिटेक्ट हुआ कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो की गई, यानी हम कह सकते हैं इसी वजह से, क्योंकि इसको धक्का दे पा रहे हैं कि यानी कि मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो कहीं ना कहीं इक्वल है यानी नियर बाय है किसके, प्रोटॉन के मास के, इसीलिए बोला जाता है। और ये चार्ज है ही नहीं क्योंकि डिटेक्टर में डिटेक्ट ही नहीं हुए थे, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, यानी कि नो चार्ज, कोई भी चार्ज न्यूट्रॉन्स पर नहीं होता है। आई होप ये जो न्यूट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा वो क्लियर होगा। आपकी क्लास में इसके बारे में ज्यादा नहीं है, इतना ही है, ठीक है। अब चलते हैं जो नेक्स्ट क्लास में वो मैं पढ़ाऊंगी, अभी यहाँ तक इसको यही समझो कि न्यूट्रॉन क्या है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के। अब हम एक बार इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका सिंबल होता है इस तरह से E-1 भी लिखा हुआ हो सकता है, प्रोटॉन होता है उसका P+ एंड न्यूट्रॉन होता है उसका होता है इस तरह से N लिखा हुआ, स्मॉल n। यानी आप यहाँ पर देख सकते हो एक तरह से इलेक्ट्रॉन पर कितना -1 चार्ज है, यहाँ पर प्रोटॉन पर +1 चार्ज है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0, ठीक है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना होता है कोलाम में, तो कोलम में इस पे चार्ज होता है -1.602 × 10⁻⁻19 कोलम, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, नेगेटिव में। और इस पे प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव में 1.602 × 10⁻⁻19 कोलम। और न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम मास की बात करें तो मास अगर हम देखें इस पर होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और प्रोटॉन का देखें तो 1.672 × 10⁻27 kg, यानी ये 27 है और ये -31 ये समझ लो, इस वाली वैल्यू पर मत जाना, 9.1 लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको क्या देखना है, ये क्या है, ये है 10⁻31, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 1 के नीचे और इस 1 के आगे 31 इस तरह से 0 लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये किसको शो कर रहा है, यानी कि 31 0 समझ सकते हो ना, 1 डिवाइडेड बाई दिस 1, तो वैल्यू बहुत कम है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की मास की कंपेयर करें किसके साथ में, प्रोटॉन के मास के साथ में, तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में काफी कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल समझ लो, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास के ऑलमोस्ट इक्वल ही है, यहाँ पर आप देख सकते हो 10⁻⁻27 10⁻⁻27, और ये जो है ऑलमोस्ट इक्वल ही है। तो ये यही बोला जाता है कि जो न्यूट्रॉन है उसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। अब बात करते हैं हम इसकी डिस्कवरी किसने की, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी की थी J.J. थॉमसन ने, और जो प्रोटॉन है उसकी डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने। बट कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर गोल्डस्टीन भी लिखा हुआ मिल जाएगा बुक में, तो कहीं पर ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि इन्होंने की है, बट मोस्टली अब जो माना जा रहा है वो ये माना जा रहा है कि रदरफोर्ड ने की थी। इसके बाद में जो न्यूट्रॉन है उसकी डिस्कवरी की थी चैडविक ने। अब बात करते हैं हम इनकी लोकेशन की, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर। तो आपको पता है जैसे ये हो गया एटम, तो न्यूक्लियस हो गया ये, और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस के चारों ओर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यानी कि एटम में जो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हैं यानी कि अराउंड द न्यूक्लियस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन द न्यूक्लियस क्या होते हैं, जो प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है वो इन द न्यूक्लियस होते हैं। आई होप ये जो है ये क्लियर होगा। यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में एक बार हट जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा जो भी हमने पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है यानी कि नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी जो भी एनर्जी लेवल है उनके बारे में, और यानी कैसे कैसे वैलेंसी वगैरह ये सारी चीजें डिस्कस करूंगी। आई होप जो वीडियो है वो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।